हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो एक बार फिर मैं सीसीएस रूल्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पार्ट 3 लेके आप लोगों के लिए हाजिर हूँ। दोस्तों, ये इस सीरीज़ का तीसरा वीडियो है। अब तक हमने इससे पहले टोटल 60 क्वेश्चन करा दिए हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल को विजिट करके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? ईओएल के लिए कोई भी छुट्टी वेतन स्वीकार्य नहीं है। एकदम राइट बात है। एक महिला कर्मचारी के लिए बच्चा गोद लेने हेतु 180 दिनों की अधिकतम सीमा है। कथन 2 भी सही है, यानी ये दोनों कथन सही हैं। हमारा ऑप्शन नंबर 3, 1 और 2 दोनों सही हैं, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? संपूर्ण शिशु देखभाल छुट्टी के लिए 100% वेतन स्वीकार्य है। अध्ययन छुट्टी उन सरकारी कर्मचारियों को दी जाती है जिनकी अधिवर्षीयता अध्ययन छुट्टी से वापसी की तिथि के 3 वर्षों की अवधि के पहले नहीं है। तो पहला कथन जो है, शिशु देखभाल छुट्टी के लिए 100% वेतन स्वीकार्य है, ये हमारा गलत है, क्योंकि टोटल जो सीसीएल दी जाती है वो 730 दिन मिलती है और शुरू के 365 दिन में 100% वेतन स्वीकार्य है और रिमेनिंग 365 डेज के लिए 80% वेतन ही स्वीकार्य है। सेकंड कथन हमारा सही है। तो इसमें पूछा गया था कौन सा कथन सही नहीं है, तो पहला वाला कथन सही नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? मानित निलंबन का आदेश संरोध अवधि तक सीमित है। निलंबन के मामलों की आवधिक आधार पर समीक्षा की जानी चाहिए। इंग्लिश वर्जन देख लेते हैं। द ऑर्डर ऑफ डीम्ड सस्पेंशन इज लिमिटेड टू द पीरियड ऑफ डिटेंशन, ये हमारा सही नहीं है। केसेस ऑफ सस्पेंशन शुड बी रिव्यूड ऑन पीरियडिकली बेसिस, तो ये सेकंड कथन हमारा सही है, जबकि पहला कथन गलत है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? निलंबन का आदेश 90 दिन के पश्चात तक विधिमान्य नहीं होगा जब तक 90 दिनों की अवधि के पश्चात इसकी समीक्षा करके बढ़ाया न गया हो। एक निलंबित अधिकारी अपने अधीनस्थों की एपीआर नहीं लिख सकता है। इसमें केवल पहला कथन सही है, जबकि दूसरा कथन गलत है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, एक निलंबित कर्मचारी की पदोन्नति के लिए विचार किया जा सकता है, फिर भी डीपीसी के निष्कर्षों को मुहरबंद लिफाफे में रखा जाएगा। एकदम राइट बात है। विभागीय कार्यवाही के बिना भी एक निलंबित कर्मचारी की सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं। सेकंड ऑप्शन हमारा गलत है। तो इसमें पूछा था कौन सा सही है, तो हमारा पहला ही सही होगा, क्योंकि बिना डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के आप किसी सस्पेंड कर्मचारी की सेवाओं को समाप्त नहीं कर सकते। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निलंबन के पहले 3 माह के दौरान कर्मचारी वेतन के 30% तक का निर्वाह भत्ता प्राप्त करता है, जैसा कि एचओडी द्वारा निर्धारित किया गया है। वेतन के 75% तक अर्ध वेतन छुट्टी के बराबर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, अर्ध वेतन छुट्टी के बराबर। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? 10 से 18 तक स्तरों पर वेतन मैट्रिक्स में वेतन वाले प्रशासनिक पद ग्रुप ए पदों की तरह वर्गीकृत हैं। एकदम सही बात है। जब तक सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा प्रत्यायोजित न किया गया हो तब तक ग्रुप ए सेवाओं एवं पदों की समस्त नियुक्तियां राष्ट्रपति द्वारा की जानी चाहिए। ये दोनों ही कथन हमारे सही हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सीसीएस सीसीए के नियम 11 के अनुसार एक दंड नहीं है? पदोन्नति को रोकना, परिनिंदा, वेतन वृद्धि को रोकना, लिखित चेतावनी। तो ऊपर के तीनों जो हैं ये दंड माने जाते हैं, जबकि ऑप्शन नंबर 4 हमारा लिखित चेतावनी जो है ये एक दंड नहीं है। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? सरकारी अभिलेखों का मिथ्याकरण करने का कदाचार बड़ी दंडात्मक कार्रवाई के लिए एक उपयुक्त मामला होगा। सेवा से पदच्युति के जैसा बड़ा दंड लगाना सामान्य तौर पर सरकार में भविष्य के रोजगार के लिए अयोग्यता होगी। इसमें हमारे दोनों ही कथन सही हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब होगा। एक बड़ी दंडात्मक कार्यवाही में आरोपों के लेख की प्राप्ति पर सरकारी कर्मचारियों को अपने बचाव के लिखित बयान
को कितने दिनों की अवधि के भीतर जमा कर देना चाहिए? 10 दिनों, 15 दिनों, 20 दिनों या 30 दिनों? तो इसका सही जवाब होगा 15 दिनों। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, आरोपों के लेख की प्राप्ति पर सरकारी कर्मचारी को अपने लिखित प्रस्तुतिकरण को जमा करने के लिए अनुमत समय आरोपों के लेख की प्राप्ति की तिथि से कितने दिनों से अधिक नहीं होना चाहिए? 15 दिनों, 20 दिनों, 30 दिनों या 45 दिनों? तो ये टाइम जो है 45 दिनों से अधिक का नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर होगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न है, CCS CCA के नियम 14 का सब नियम 7 के संदर्भ में जांच प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत होने के लिए आरोपित अधिकारी का अधिकतम अनुमत समय कितना दिन है? 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन या फिर 10 दिन? इसका सही जवाब जो है 10 दिन। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर होगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? बड़ी दंडात्मक कार्यवाही चार्जशीट की सुपुर्दगी की तिथि से 18 माह के भीतर पूरी होनी चाहिए। निलंबन का आदेश CCS CCA नियमों के अंतर्गत अपील योग्य है। इसमें हमारे दोनों ही कथन सही हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? एक अनुशासनिक कार्यवाही का मामला जिसमें सतर्कता का कोण शामिल हो उसे जांच अभिलेख की प्राप्ति के 45 दिनों के भीतर CVC को उसकी प्रथम चरण संज्ञापन के लिए भेज सकते हैं। कथन 2 बोल रहा है, एक कर्मचारी को निलंबित किया जा सकता है जब उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई लंबित हो तो। सेकंड कथन हमारा एकदम सही है, जबकि पहला कथन सही नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। कौन सा एक कदाचार है? यदा कदा रूप से राजनीतिक दलों की चुनावी रैलियों में शामिल रहता हो, प्राइवेट परामर्श कार्य में संलिप्त हो। तो इसमें हमारा जो है सेकंड नंबर कदाचार है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कर्मचारी जिसका जीवन साथी अभी जीवित है फिर भी वह अन्य व्यक्ति के साथ विवाह करता है या अनुबंध करता है, ये एकदम मिसकंडक्ट है। जैसे उपरोक्त वन में विवाह अगर कर्मचारी के समुदाय के अंतर्गत अनुमत है तो सरकार को सूचना देते हुए अनुबंधित किया जा सकता है। इसमें ये दोनों ही कदाचार की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि अगर एक कोई कर्मचारी है उसने सूचना दे या ना दे, लेकिन वो सेकंड मैरिज नहीं कर सकता, उसके लिए उसको परमिशन लेनी होगी, जिसमें सारे सर्कमस्टेंसेस दिए जाने चाहिए कि क्या रीज़न रहा है, तब उसकी परमिशन पर विचार किया जा सकता है। लेकिन उसके लिए भी सर्कमस्टेंसेस यही होंगे कि उसको पहली पत्नी को तलाक देना होगा, तब वो दूसरी शादी करेगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? अपना स्वयं का घर किराए पर देने के दौरान पगड़ी वसूलना कदाचार है। 2 सरकारी कर्मचारियों के बीच संपत्ति संबंधी लेन देन के लिए जहां भी जरूरी हो वहां पूर्व स्वीकृति की भी आवश्यकता होती है। ये दोनों ही कथन एकदम सही हैं, तो हमारा आंसर नंबर इसका ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? आचरण नियमों के अनुसार कानूनी रूप से विलग पत्नी भी परिवार का हिस्सा होती है। सरकारी कर्मचारी पर आश्रित सौतेली बेटी भी परिवार का भाग होती है। इसमें हमारा कथन पहला वाला गलत है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कदाचार है? एक विशेष राजनीतिक दल के चुनावी अभियान में सक्रिय रूप से भाग लेना, खेल संबंधी गतिविधियों में एक अध्यक्ष के रूप में भाग लेना। इसमें कथन नंबर 1 हमारा कदाचार की श्रेणी में आता है, जबकि सेकंड नंबर जो है हमारा मिसकंडक्ट की श्रेणी में नहीं आता है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कदाचार कौन सा है? पूर्व अनुमति के बिना नागरिक सुरक्षा सेवा में शामिल होना, स्वैच्छिक आधार पर झंडा दिवस के संग्रहण में वसूली में भाग लेना, सेवा मामले के बारे में न्यायालय में निवारण की मांग करना। तो इसमें हमारा सेकंड और थर्ड जो है कदाचार की श्रेणी में नहीं आता है, जबकि पहला वाला जो है कदाचार की श्रेणी में आता है। बिना पूर्व अनुमति के आप नागरिक सुरक्षा सेवा में शामिल नहीं हो सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही जवाब हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सा कदाचार है? लंच ब्रेक के दौरान सार्वजनिक पार्क में ताश खेलना, नैतिक पुनरुत्थान आंदोलन में शामिल होना। तो पहला वाला हमारा एकदम मिसकंडक्ट है। आप लंच के दौरान जो है पब्लिक
प्लेस में कहीं पर भी ताश नहीं खेल सकते। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा इसका सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कदाचार नहीं है? 2 वर्षों की अवधि के लिए पूर्व अनुमति के साथ निर्वाचित कार्यालय धारण करना, सेवा मामले के बारे में संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित अभ्यावेदन बनाना। सेकंड वाला हमारा मिसकंडक्ट के अंतर्गत आता है। आप जो है जॉइंटली कोई भी आवेदन सर्विस मैटर में नहीं दे सकते। अगर देना है तो आप अपना अलग अलग ही आवेदन देंगे। पहला वाला हमारा कदाचार की श्रेणी में नहीं आता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कदाचार कौन सा है? समाचार पत्र के प्रबंधन में भाग लेना, AIR के कार्यक्रम में भाग लेना। इसमें सेकंड वाला हमारा कदाचार नहीं है, जबकि पहला वाला कदाचार है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा इसका सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से कदाचार कौन सा है? नशे की अवस्था में सार्वजनिक स्थान पर उपस्थित होना एकदम मिसकंडक्ट में आता है। सेवा संबंधी मामले में अपने हितों को बढ़ाने के लिए बाह्य प्रभाव को लाना, यानी आप किसी की सिफारिश लेके आ रहे हैं मंत्री की अपनी सर्विस मैटर में, तो ये भी आपका मिसकंडक्ट की श्रेणी में ही आता है। दोनों ही हमारे ये मिसकंडक्ट हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनुशासनिक कार्रवाई को आकर्षित करता है? अपनी गिरफ्तारी के बारे में वरिष्ठ को सूचित करने में विफल रहना अगर कोई है। सेकंड कथन है हमारा दहेज लेना, देना अथवा मांग करना। थर्ड हमारा कथन है गैर सरकारी ट्रस्ट अथवा प्रतिष्ठान से आर्थिक इतलाफ के पुरस्कार स्वीकार करना। तो ये हमारे जो पहला और दूसरा कथन है ये तो सीधे आपको अनुशासनिक कार्रवाई की ओर आकर्षित करते हैं, लेकिन थर्ड वाले में क्या है, एक लिमिट दी हुई है जिसमें आप पुरस्कार ले सकते हैं। वो लिमिट एक बार आप देख लीजिएगा, ये CCS कंडक्ट रूल में दी हुई है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 3 जो है पहला और दूसरा इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ राइट आंसर। किसी सरकारी कार्य को सही ठहराने हेतु न्यायालय जाना स्वीकृत समझा जाएगा अगर निवेदन के दिनों के पश्चात कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है। कितने दिनों के पश्चात अगर कोई सूचना प्राप्त नहीं हो रही है, आपने बोला है, आपने एप्लीकेशन दी है परमिशन के लिए कि मैं सरकारी कार्य को सही ठहराने के लिए न्यायालय जा रहा हूँ, तो 30 दिनों, 60 दिनों, 90 दिनों या 120 दिनों, यदि आपके आवेदन के 90 दिनों के भीतर कोई भी सूचना आपके कार्यालय से प्राप्त नहीं होती है तो ये मान लिया जाएगा कि आपको परमिशन मिल गई है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब होगा इसका। ग्रुप बी अधिकारी द्वारा समारोह के अवसर पर अपने एक संबंधी से उपहार प्राप्त किया जाता है और अगर उपहार का मूल्य कितने रुपए से अधिक है तो उसे सरकार को सूचित किया जाना चाहिए। 10,000, 12,000, 15,000 या 7,500। ग्रुप बी मामले में 15,000 से अधिक यदि आपके उपहार की कीमत है तो उसकी इंटीमेशन आपको अपने डिपार्टमेंट को दी जानी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कदाचार है? पूर्व स्वीकृति के बिना ऐसे व्यक्ति के साथ अचल संपत्ति का लेन देन करना जिसके साथ आधिकारिक व्यवहार है। एक कैलेंडर वर्ष में 4 माह के मूल वेतन के बराबर मूल्य के अंशों का विक्रय एवं क्रय। इसमें जो है हमारा पहला वाला जो है मिसकंडक्ट की श्रेणी में आता है। यदि आपका आप ऐसे व्यक्ति के साथ इमूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं जिसका जो कि ऑफिशियल डीलिंग्स है, तो आपको प्रायर परमिशन लेनी होगी, वरना आप मिसकंडक्ट की श्रेणी में आएगा। सेकंड ऑप्शन बोल रहा है कि सेकंड कथन हमारा एक कैलेंडर वर्ष में 4 माह, ये 4 माह नहीं 6 माह के मूल वेतन के बराबर यदि आपने एक कैलेंडर वर्ष में शेयरों का ट्रांजैक्शन किया है तो उसकी सूचना आपको सरकार को देनी चाहिए, वरना वो मिसकंडक्ट की श्रेणी में आएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा अभी ही इसमें सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कदाचार कौन सा है? 2 माह से अधिक के मूल वेतन के बराबर मूल्य की चल संपत्ति में सरकार की विगत स्वीकृति के बिना ऐसे व्यक्ति के साथ कोई भी लेन देन जिसका कर्मचारी के साथ आधिकारिक व्यवहार है। कथन 2 बोल रहा है सरकार को सूचित किए बिना विदेशी नागरिक से विवाह करना। यदि आपका 2 माह के मूल वेतन से ज़्यादा आपने किसी मूवेबल प्रॉपर्टी में आपने ट्रांजैक्शन किया है, वो भी ऐसे व्यक्ति के साथ जिसका आपके जो कि ऑफिशियल डीलिंग है जिसके साथ आपका, तो आपको इसमें पूर्व परमिशन लेनी आवश्यक है, वरना ये मिसकंडक्ट की श्रेणी में आएगा। सेकंड ऑप्शन बोल रहा है
सेकंड हमारा कथन बोल रहा है सरकार को सूचित किए बिना, आप बिना सरकार को इंटीमेशन दिए बिना किसी फॉरेन से विदेशी नागरिक से शादी नहीं कर सकते हैं। तो ये दोनों ही हमारे कदाचार की श्रेणी में आते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा इसका सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों ये मैंने आपको पूरा पेपर सॉल्व करा दिया है। ये बहुत ही बेनिफिट आपको मिलेगा, जिसमें CCS रूल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे आप अनुमान भी लगा सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में आएंगे। दोस्तों अभी हम आगे भी जो एग्ज़ाम के पेपर मुझे प्राप्त हुए हैं मैं सारे एक एक करके आपको सॉल्व करा दूंगा। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद।